हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किया है। सो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और जितने एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उतने मैंने तैयार किए हैं इसमें, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के रिलेटेड। ओके, अब आते हैं टॉपिक की बात किया जाए। सफुर्ती स्कीम के बारे में बात करेंगे, इसमें इन्फ्लेशन की बात करेंगे, पीएमईजीपी के बारे में बात करेंगे, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, एनआरआई और मसाला बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। टोटल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इतने सेट इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टोटल 5 टॉपिक्स है, पांचों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर बजाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। शेयर करें, लाइक करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ओके, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं सफुर्ती स्कीम के बारे में। इसमें टोटल एमसीक्यूज 9 होंगे। ओके, और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, जितने भी होंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। फर्स्ट आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ SFURTI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम बहुत सावधानी से आपको ये फुल फॉर्म पढ़ना है। ओके, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक से आपको आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। देखिए, स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे इंडस्ट्री है। ओके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है लेकिन यहाँ पे क्या है? फंड्स फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के बात करते हैं। स्कीम ऑफ फंडिंग फॉर, यहाँ पे देखो क्या है, फंडिंग है। ओके, कुछ डिफरेंस आपको पता चल रहा है कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है? फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इसका करेक्ट आंसर है ए, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। स्कीम ऑफ द फंड फॉर जनरेशन ट्रेडिशन इज इम्प्लीमेंट बाई, किसने इम्प्लीमेंट किया था? सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ओके, इस सपूर्ति स्कीम किसने इम्प्लीमेंट किया था? बात यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने, या नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ने, या फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट किया था डी। करेक्ट आंसर हो क्या? डी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। किसने इम्प्लीमेंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने सफुर्ती स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। MSME गवर्नमेंट लॉन्च सफुर्ती स्कीम, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस था, जो लॉन्च गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सफुर्ती स्कीम, कितने साल में लॉन्च किया था? 2005 में, या 2007 में, या 2009 में, 2008 में? करेक्ट आंसर है 2005 में ये लॉन्च हुआ था। बेसिकली सफुर्ती स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2005 में स्कीम लॉन्च हुआ था। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसके फुल फॉर्म क्या हुए, किसने इंप्लीमेंट किए, कब लॉन्च हुआ, किसके थ्रू लॉन्च हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, as per the revised guidelines की बात किया जाए, the scheme has been merged into the, जो सपूर्ती स्कीम था, रिवाइज कर, जब गाइडलाइंस को चेंज किया गया, उसको रिवाइज किया गया, उसको थोड़ी बहुत चेंज करके उसका बदलाव किया गया, तो सपोर्टिव स्कीम किस में मर्ज हुआ? किस किस सेक्टर में, या किस किस एम्प्लॉयमेंट में, या समथिंग लाइक आप बोलो किस किस प्रोजेक्ट में इसको मर्ज कर दिया गया? तो कुछ स्कीम के नाम दिया गया है। फर्स्ट का नाम है स्कीम फॉर इन इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द खादी इंडस्ट्री, मतलब स्कीम ऑफ इनहैंसिंग, मतलब प्रोडक्टिविटी जो हो रहा है उसको इनहांस करना, कुछ बढ़ाना। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब मार्केट में जो उसका कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब जो दूसरे मटेरियल्स या दूसरे इंडस्ट्री से, लाइक अदर इंडस्ट्री है, उनसे compete करने के लिए, उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कुछ इनहांसिंग, कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। ओके, द स्कीम फॉर प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट डिजाइन एंड इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग के बारे में, या स्कीम ऑफ रूरल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर के लिए, या अदर स्मॉल इंटरवेंशन लाइक रेडी वेब यूनिट्स या रेडी टू वियर मिशन ETC लाया गया था स्कीम।
करेक्ट आंसर है ए बी के बारे में बात किया, बी सी या सी डी या ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट सारे में मर्ज हुआ था। ओके, सपोर्टिव स्कीम सारे में मर्ज हुआ था, इसको मर्ज कर दिया गया था आफ्टर रिवाइज गाइडलाइंस। जो कुछ गाइडलाइंस चेंज होने के बाद सपोर्टिव स्कीम सारे में इंप्लीमेंट हुए थे। ओके, सारे जितने भी दिए गए हैं उसमें सारे में इंप्लीमेंट हुए थे ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सपोर्टिव क्लस्टर, कितने टाइप्स ऑफ क्लस्टर होते हैं? 2, 3, 4 या 5 टाइप के। सॉरी, इसके करेक्ट आंसर है 2 टाइप के सपोर्टिव, जनरल क्लस्टर और माइक्रो क्लस्टर। सब हाँ सॉरी हाँ अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल ही सकता है, देख ही सकते हैं क्लस्टर की कौन कौन होते हैं, नेम क्या है? रेगुलर क्लस्टर, मेजर क्लस्टर, माइनर क्लस्टर या ऑल ऑफ दी अबव या ए बी। आप खुद ऑप्शन से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव तो होगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता चल गया 2 टाइप के क्लस्टर होते हैं, तो करेक्ट बिना आप सोचे समझे ई आंसर ही होगा, ए एंड बी, मतलब रेगुलर और मेजर क्लस्टर ही इसके करेक्ट आंसर होगा। रेगुलर और मेजर क्लस्टर ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिस्ट जो थे, और रेगुलर क्लस्टर में कितने टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट थे? मतलब 500 आर्टिस्ट थे या 400 या 700 या 600? इसका करेक्ट आंसर होगा 500 आर्टिस्ट थे। कितने आर्टिस्ट थे रेगुलर क्लस्टर में? 500 आर्टिस्ट थे। और उसके बाद रेगुलर क्लस्टर में, तो मेजर क्लस्टर में कितने आर्टिस्ट थे? मोर देन 800 से मोर देन 700 या मोर देन 500 या मोर देन 600? इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 500। 500 से ज्यादा आर्टिस्ट थे किसमें? मेजर क्लस्टर में। मेजर क्लस्टर में कितने थे? मोर देन 500, और रेगुलर क्लस्टर में 500 आर्टिस्ट थे। ओके, करेक्ट है। उसके बाद पर क्लस्टर बजट लिमिट, अब बजट की लिमिट की बात किया जाए, रेगुलर क्लस्टर की बजट लिमिट क्या था? 2.5 करोड़, सॉरी 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़, 1.5 करोड़ या 4.5 करोड़? इसका करेक्ट आंसर है 2.5 करोड़ इसका बजट लिमिट था। कितना था बजट लिमिट? 2.5 करोड़। एक और एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ पे, बात क्या है रेगुलर क्लस्टर की बजट लिमिट क्या था, और रेगुलर क्लस्टर मेजर क्लस्टर की बजट लिमिट आप खुद आप सर्च कर सकते। मेजर, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेजर क्लस्टर की बजट लिमिट कितनी थी। ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कमेंट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, इन्फ्लेशन क्या होता है? एक्चुअली इस टॉपिक में 9 क्वेश्चन है, इसके भी 9 क्वेश्चन है। इसमें बात करेंगे इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी कॉस्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके कारण होता है? जब डिमांड बढ़ता है किसके कारण? जैसे कि इंक्रीज इन कोस्ट, कोस्ट बढ़ जाए तब होता है, या रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया जाए, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को, जो गवर्नमेंट का खर्च है उसको कम कर दिया जाए, या आउटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, या शिफ्ट कर दिया एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर दिया। इसका करेक्ट आंसर है क्या? करेक्ट आंसर है बी, रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसके कारण हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तब डिमांड पुल का डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण। जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट, जब लो इंटरेस्ट रेट होगा तो ऑफ कोर्स बात है स्पेंडिंग ज्यादा होगा, लोग ज्यादा स्पेंड कर, लो इंटरेस्ट हुआ तो ज्यादा स्पेंड हो गया, एटलीस्ट कॉज इसी कारण होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसी कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? रिडक्शन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, reduction of standard of living, reduction of the price of products, reduction of purchasing power of a pound। करेक्ट आंसर है इसका reduce the purchasing power of the pound, purchasing power खरीदने की क्षमता को कम कर दिया जाए। ओके, इन्फ्लेशन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन क्या करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन बढ़ाया जाता है तो इनटू द इकोनॉमिक में लीड से, अगर इकोनॉमिक में नॉर्मल ये बेसिकली फ्लो बढ़ाया, मनी फ्लो बढ़ाया जाता है तो एक्चुअली क्या होता है? एंड आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड होता है, एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, an outward shift an outward shift of aggregate demand and demand pull inflation। suppose that the increase करते हैं इंजेक्शन में lead to an increase in aggregate demand। of course बात इंजेक्शन इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होता है, जो डिमांड था वो इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर लाइकली, जब मोर लाइकली टू बी लीड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Aggregate supply is perfectly elastic, aggregate supply is perfectly inelastic, aggregate supply is unelastic, aggregate supply is relatively elastic। करेक्ट आंसर होगा perfectly elastic। क्या आंसर करेक्ट आंसर होगा? aggregate supply is perfectly
inelastic. Okay, इंक्रीजिंग द कोस्ट बढ़ा देते हैं, किसी चीज का कोस्ट बढ़ा देते हैं, क्या होगा? सिर्फ एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई, रिड्यूस द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर देता है। ऑफ कोर्स बात है कोस्ट में कोस्ट को बढ़ाएंगे। और सपोज दैट मोबाइल का जहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मोबाइल का जहाँ पे दाम 5,000 रुपये है और उसी का 15,000 या 20,000 कर दिया जाए, तो ऑफ कोर्स बात है कि सप्लाई वहाँ पे डिक्रीज होने लगेगा, शिफ्ट होने का सप्लाई क्या होगा? शिफ्ट होने लगेगा। उसका सप्लाई का जो पहले 10,000 लोग खरीदते थे, अब उसको हो सकता है कि 5,000 या 1,000 लोग खरीदें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, the effect of inflation on the price competitiveness of the country product may be offset by an appreciation of the currency and revaluation of the currency and appreciation of the currency, lower inflation abroad. The correct answer है the depression of the currency. डिप्रेशन इन ऑफ द करेंसी मतलब करेंसी में गिरावट है। डिप्रेशन इन द करेंसी विल इटसेल्फ रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब ऑफ कोर्स बात है कि प्राइस में कमी होगा, किसी चीज प्राइस का ही कमी होगा, तो ऑफ कोर्स बात है कि जो सप्लाई ऑफ मार्केट है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी डिक्रीज होने लगा। दिस इज को ऑफसेट इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? दिस कैन कॉस्ट क्या होता है? ऑफसेट इन्फ्लेशन। दिस कैन बी ऑफसेट इन्फ्लेशन, इसको भी ऑफसेट इन्फ्लेशन बोला जाता है। इस ठीक है, आपको कमेंट करना ऑफसेट इन्फ्लेशन का डिफिनीशन आप ये कमेंट कर सकते हैं। ऑफसेट इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है? ओके, ऑफसेट इन्फ्लेशन होता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनू कॉस्ट इज रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर टू। मीनू कॉस्ट जो होता है रिलेशन, वो टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू, किस इन्फ्लेशन के साथ रेफर कर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग बेटर रेट्स ऑफ द रिटर्न से, कॉस्ट ऑफ अल्टरनिंग प्राइस लिस्ट, कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, या कॉस्ट ऑफ रिवॉल्विंग द करेंसी। इसका करेक्ट आंसर है कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। कॉस्ट ऑफ मनी, जो मनी का कॉस्ट होता है, ऑफ कोर्स मनी का कॉस्ट होगा, ऑफ कोर्स बात इट्स वैल्यू इंक्रीज इट्स वैल्यू। मनी का कॉस्ट विथ इन्फ्लेशन प्राइस लिस्ट इन दी needed updating, these are the मीनू cost. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन द शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मे फॉल बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मल वेजेस हैव राइजिंग less than inflation, normal wages have rise at the same rate of inflation, normal wages have rise more than inflation, normal wages have rise less than unemployment। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है normal wages has rise less than inflation, unemployment can follow below the natural rates। unemployment कब follow होता है? below the natural rates कब follow होता है? if the real wages, जो actual wages था, मतलब कि actual जो employment का, या बोला जाए कि उसके जो सैलरी था, वेजेस थे, फॉल बिकॉज प्राइस, किसके कारण वो गिरने लगा? बिकॉज द प्राइस आर ग्रोइंग। जब प्राइस किसी चीज का, वेजेस का बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स बात है उसके सैलरी में कुछ वेजेस, रियल वेजेस में फर्क आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व के अनुसार माना जाए, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू नेचुरल रेट से। अनएम्प्लॉयमेंट कब नेचुरल रेट से रिटर्न करता है? नॉर्मल वेजेस पे या इक्वल एक्सपेक्टेड वेजेस पे, रियल वेजेस आर बैक एट द इक्विलिब्रियम लेवल पे, या नॉर्मल वेजेस आर ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन पे, या इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल वेजेस। इसका करेक्ट आंसर रियल वेजेस आर बैक एट द इक्विलिब्रियम लेवल। क्या होता है? सॉरी, real wages back at the equilibrium level, unemployment will return to the natural rates when the real wages back at the equilibrium। unemployment क्या होता है? रिटर्न करता है नेचुरल लेवल पे कब? जब उसके रियल वेजेस बैक एट इक्विलिब्रियम लेवल पे, इक्विलिब्रियम एक बराबर लेवल पे आ जाए, तभी वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिटर्न होता है नेचुरल रेट से। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP के बारे में बात करेंगे। इसमें भी टोटल 9 MCQs हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं इस सारे टॉपिक्स के रिलेटेड ऑलरेडी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैं कवर कर चुका हूं, और ये प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम MCQs पे। इसका सबसे पहले भी था फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए।
करेक्ट आंसर क्या है इसका ए, इसे यानी कहीं जरूरत नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ए। आपको फुल फॉर्म याद है तो आप टिक मार सकते हैं, अगर नहीं याद है तो थोड़ी सी भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स है या जनरेटिंग प्रोग्राम जनरेटिंग है या यहाँ पे देखना प्रोग्रामिंग है, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस से आप गलत कर सकते हैं, इसीलिए अपनी फुल फॉर्म का एटलीस्ट फुल फॉर्म का याद कर लें। दैट इज सेक्टर स्कीम, कौन सा सेक्टर का स्कीम है? पीएमजी, स्टेट या सेंट्रल, स्टेट सेंट्रल, नॉन ऑफ द, इसका करेक्ट आंसर है बी, सेंट्रल का स्कीम था। दिस कब लॉन्च किया गया था इस स्कीम को? पीएमईजीपी के स्कीम लॉन्च हुआ था 11-12 में या 7-8 में या 9-10 में या 8-9 में, इसका करेक्ट आंसर है डी, 8-9 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। कब स्कीम को लॉन्च किया गया था? 8-9 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू कितना उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा था? अप टू द 35% या अप टू द 45% या अप टू द 40% या अप टू द 30%? करेक्ट आंसर है अप टू द 35%। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थ्रू द 35% इस इनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन या खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन या खादी एंड द विलेज इंस्टीट्यूशन कमीशन? करेक्ट आंसर है ए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब एक और क्वेश्चन है, नोडल किसको बोलते हैं? ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं है तो नोडल एजेंसी, सिंगल नोडल एजेंसी खादी को ही खादी एंड इंडस्ट्रियल उसी को बोला जाता है। ओके, आप याद कर लेना। हाउ मच लोन प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कितना लोन प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू? अप टू द 45 लाख, अप टू द 30 लाख, अप टू द 35 लाख, अप टू द 25 लाख। करेक्ट आंसर है डी, अप टू द 25 लाख। कितने हैं? अप टू द 25 लाख। करेक्ट आंसर क्या है? अप टू द 25 लाख। अब बात किया जाए सर्विस सेक्टर के लिए कितने लोन प्रोवाइड किए गए थे? 10 लाख, 30 लाख या 35 लाख या 25 लाख? करेक्ट आंसर है ए, 10 लाख तक लोन प्रोवाइड किए गए थे। थ्रू किसके थ्रू? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के थ्रू। पीएमजी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, और पीएमजी प्रोग्राम कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या दोनों या ओनली? इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों लेवल पे, नेशनल और स्टेट लेवल पे ये दोनों प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। एट नेशनल लेवल विच प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड? नेशनल लेवल पे कौन सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन या स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स के लिए ए एंड बी या नॉन ऑफ द? इसके करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। करेक्ट आंसर क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसको अब बात करते हैं बिहार इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे आने वाले हैं। सो अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाके प्लीज जाके देख सकते हैं। व्हाट परसेंटेज स्टेट टारगेट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर एनम के लिए कितना टारगेट किया गया था? 5%, 10%, 15% या 20%? करेक्ट आंसर है सी, 15% टारगेट किया गया था पर एनम। हर साल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बात किया जा रहा पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी? आप यहाँ पे फुल फॉर्म बताएं, जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कितना कंट्रीब्यूशन करना था? 25%, 10%, 15% या 20%? करेक्ट आंसर है ए, 25% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, 25% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन स्ट्रेटजीज फॉर अचीव द गोल ऑफ दिस पॉलिसी? जो पॉलिसी बना हुआ था उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया गया था कि वो अचीवमेंट किया जा सके, वो रूल अचीवमेंट किया जा सके? जैसे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या स्किल डेवलपमेंट या बैलेंस रिलीजन डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए यूथ का, बैलेंस रिलीजन डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बैलेंस सब कुछ होना चाहिए। व्हाट द टोटल लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे का टोटल लेंथ कितना है 2015 में? 4253 या 4053 या 4153 या 4353? से करेक्ट आंसर है ए, 4253। कितना आंसर है? 4253। नेशनल हाईवे इन द स्टेट, टोटल लेंथ कितने हैं नेशनल हाईवे इन द स्टेट में? 4295 या 4395 या
4495 या 4595। तो करेक्ट आंसर है डी 4595। नेशनल हाईवे की बात किया गया है स्टेट में। कितना बात किया नेशनल हाईवे की? 4595। उसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे दैट पासेस थ्रू। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे है वो पास कर रहा है बिहार में। क्लोज एक्सप्लोरेड कौन कौन से कैमूर एंड ससाराम या औरंगाबाद, गया एंड पटना, ओनली वन या ए बी। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी। ए एंड बी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको याद कर रहे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पास कर रहा है किन किन बिहार के डिस्ट्रिक्ट के किन किन डिस्ट्रिक्ट से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पास कर रहा है। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास कर रहा है। ओके, इसको द लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का लेंथ कितना है? 203 किलोमीटर, 204, 202 या 201। इसका करेक्ट आंसर है बी, 204 किलोमीटर है। ओके, कितना है? 204 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी स्टेट्स आर कनेक्टेड थ्रू द ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर है। उसे कितने स्टेट कनेक्टेड हैं? स्टेट दैट विल बी कनेक्टेड, बिहार के साथ जो कनेक्टेड है, वेस्ट बंगाल, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऑल ऑफ दी। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या बोला जाए? ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिमार्क ऑन द एम्बिशन प्लान टू एड द सब्सटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 years टारगेटिंग टू अचीव द टोटल जनरेशन। अब बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी कितना बढ़ाया जाए, कैपेसिटी कितने अचीव करने की टारगेट थी 16-17 में? 1345 मेगावाट या 1340 मेगावाट, 1335 मेगावाट, 1330 मेगावाट। करेक्ट आंसर है डी, 1330 मेगावाट अचीव करने की इनकी टारगेट। कितनी थी टारगेट? 1330 मेगावाट। कितने साल में? 16 और 17 के बीच में। ओके, 16 और 17 के बीच में बात किया गया, 16 और 17 के बीच में बात किया गया। ओके, ये भी याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्टेट गवर्नमेंट और नेक्स्ट 5 ईयर टारगेटिंग कितने? 5 साल कितना जो कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग है 17-18 की बात किया गया ना, 17-18 की बात है। 3310 की 10 मेगावाट, 3309 मेगावाट, 3311 मेगावाट, 3312 मेगावाट। करेक्ट आंसर है ए, 3310 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अब बात करेंगे एनआरआई और मसाला बॉन्ड के बारे में। टॉपिक बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे। ओके, टॉपिक बहुत छोटे हैं लेकिन एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए मैं रेफर करूंगा आप जितने भी मैंने इसके टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं वो जाके आप देख लें, जिससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरबीआई ने एक तरह से लागू कर दिया था, इनके लिए बोल ही दिए थे, ये लागू किया जाता है कि मनी राइज थ्रू दी सच बॉन्ड्स कांट बी। जो मनी राइज होता है कुछ बॉन्ड के थ्रू, वो नहीं यूज किया जा सकता। किस किस चीज में? रियल एस्टेट में नहीं यूज किया जाता था, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में नहीं यूज किया, कैपिटल मार्केट में, परचेसिंग ऑफ द लैंड में। करेक्ट आंसर है इसकी बात क्या? फोर्थ, किसी में भी जो मनी राइज हो रहा है उससे किसी में भी उसका मनी इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू आरबीआई की बात किया, हु कैन एलिजिबल टू इश्यू द रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज के लिए कौन एलिजिबल है, कौन इशू कर सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट या इंडियन बैंक या रियल एस्टेट बैंक, कैपिटल बैंक। ऑप्शन की बात किया जाए, करेक्ट आंसर है बी, ए एंड बी। बॉडी कॉर्पोरेट या इंडियन बैंक, बॉडी कॉर्पोरेट और इंडियन बैंक ही इशू कर सकते हैं ओवरसीज से लोन, ओवरसीज से क्या, हाँ, ये ओवरसीज से मनी जनरेट करने के लिए, वो भी इंडियन रुपीज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, आरबीआई बॉन्ड इशू बाय आरबीआई कौन इशू, एनआरआई बॉन्ड कौन इशू करता है? एनआरआई बॉन्ड कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई? नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है सी, आरबीआई एनआरआई बॉन्ड इशू करता है। कौन इशू करता है? आरबीआई एनआरआई बॉन्ड इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, एनआरआई बॉन्ड इशू फॉर दी, इसके लिए लोकल पीपल के लिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के लिए ओनली। इसका करेक्ट आंसर है कि बी, फॉर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के लिए यूज किया था। एनआरआई बॉन्ड इशू किया किसके लिए? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के लिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिंस एनआरआई बॉन्ड ऑफ डैश सिंस एनआरआई, आप अगर मेरी प्रीवियस वाले वीडियो में देखे होंगे तो मैंने डिस्कस भी किया था, एनआरआई बॉन्ड क्या रिटर्न, हाई रिटर्न्स करता है, इक्वली हाई रिटर्न्स करता है। ये करेक्ट आंसर होगा क्या? बी,
तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा बी, हाई रिटर्न्स ये करता है। दिस कैन बी यूज फॉर द टूल टू अट्रैक्ट, ये किसको अट्रैक्ट करने के लिए टूल्स है। जब डोमेस्टिक एसेट मतलब डोमेस्टिक एसेट फेल हो जाता है ये तो क्या करता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कैपिटल पीपुल नॉन ऑफ द नॉन कैपिटल, कैपिटल को एसेट करता है, कैपिटल को ये क्या करता है अट्रैक्ट करता है, कैपिटल को अट्रैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, व्हेन द revenue board is to act at the interest of the foreign investor when other domestic fail, when other raw material assets fail, yeah, none of when other infrastructure domestic assets fail, none of this correct answer है B, when other raw materials assets fail, जब अदर दूसरे रॉ मटेरियल्स फेल हो जाते हैं तब एनआरआई बॉन्ड इशू किया जाता है जिससे हमारे मनी फ्लो बना रहे, जो हमारी मनी का एक लेवल है वो बना रहे, इंडियन रुपीस का एक लेवल बना रहा है। ठीक है, एनआरआई बॉन्ड व्हिच आर करेक्ट एक्सप्लेन क्या, मेनी इन्वेस्टर व्यू देम एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, अभी तक बात सही है। एज दे बॉन्ड इशू बाय द इंडियन सेंट्रल बैंक, ये भी बात सही है। एंड फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, नॉट फॉर द सेफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट अफेक्टेड द इशू ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है ओनली ए, करेक्ट आंसर क्या है ओनली ए। एनआरआई वुड एक्चुअली इफेक्ट, एनआरआई वुड किसको इफेक्ट करता है, रुपी को, डॉलर को, रुपी एंड डॉलर, नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है रुपी को इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, रुपी को इफेक्ट करता है। और वाइल इशू एनआरआई बॉन्ड जब इशू थ्रू दी थ्योरेटिकली हेल्प इंक्रीज द डिमांड ऑफ रुपी एस्टैब्लिशमेंट, हाँ बात सही है, डिमांड करता है किसको, यस डिमांड ऑफ रुपीज को स्टेबलाइजेशन स्टेबल करने के लिए काम में आता है। इन 13 की बात है, व्हेन द रुपी विटनेस कब कितना परसेंट फॉल हुआ था, 20%, 25%, 30% या 35%, करेक्ट आंसर है बी 25% फॉल हुआ था कब 2013 में, रुपी फॉल हुआ था 4 मंथ में 25% फॉल हो गया था। व्हेन द रुपीज विटनेस फॉल तेज, हु कैन बी टेक डिसीजन, कौन डिसीजन लिया था, आरबीआई ने, ये यूएसए फेडरल रिजर्व ने, या सेंट्रल बैंक है, बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर है यूएसए फेडरल रिजर्व ने इसके एक्शन लिया था, जब रुपी 25% फॉल हो गया था तब ये यूएसए फेडरल रिजर्व ने इस पे एक्शन लिया था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।